सभी का स्वागत है। आज हम समिति के बारे में चर्चा करेंगे। समिति सहयोग पर आधारित एक संगठन है। मनुष्य की इच्छाएं असीमित और अनंत हैं। मनुष्य की शक्ति और उसके पास उपलब्ध साधन सीमित हैं। इन सीमित शक्ति और साधनों से व्यक्ति की अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं होता, जबकि वह अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, उसके लिए प्रयत्न करता है, पर यह व्यक्तिगत प्रयासों से पूरी नहीं हो पाती। इसलिए वह अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग लेता है। इस आधार पर जो संगठन बनाया जाता है उसका नाम समिति है। आदिवासी और ग्रामीण समाज में आवश्यकताओं के सीमित होने के कारण व्यक्तिगत प्रयासों से अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होना संभव था, परंतु वर्तमान युग में जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी व्यक्तिगत प्रयासों से होना संभव नहीं रहा। वर्तमान औद्योगिक, नगरीय और आधुनिक समाजों में व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोगों को सहयोग लेना और सहयोग देना पड़ता है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज के अन्य व्यक्तियों का सहयोग लेना और सहयोग देना आवश्यक है, अनिवार्य है। इसलिए व्यक्ति अपने आवश्यकताओं, उद्देश्यों, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरे व्यक्तियों का सहयोग लेता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है। मैकाइवर और पेज के अनुसार मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 3 प्रकार से कर सकता है: असामाजिक तरीका, असभ्य या जंगली तरीका और तीसरा सहयोगपूर्ण तरीका। असामाजिक तरीके का तात्पर्य है कि व्यक्ति दूसरे के हित एवं अहित का ध्यान रखे बगैर स्वतंत्र रूप से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करे। यह तरीका असामाजिक है क्योंकि इसमें दूसरे व्यक्ति के हित और अहित का ध्यान नहीं रखा जाता। दूसरा तरीका है असभ्य या जंगली तरीका। इसके अंतर्गत व्यक्ति शारीरिक बल के आधार पर अन्य व्यक्तियों से संघर्ष कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले, दूसरे व्यक्तियों से अपनी आवश्यकताओं की वस्तु छीन ले। परंतु यह तरीका भी असभ्य या जंगली तरीका है जो किसी भी समाज में, सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तब आवश्यकता पूर्ति का तीसरा तरीका जो सहयोग पर आधारित है। इस प्रकार में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों से सहयोग ले और दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहयोग करे और इस सहयोग के माध्यम से सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। यह सहयोग भी 3 प्रकार का हो सकता है: आकस्मिक, प्रथागत एवं उद्देश्यपूर्ण। आकस्मिक सहयोग यह एक प्रकार का अस्थायी सहयोग है जो विशेष प्रकार की परिस्थितियों के निर्मित होने पर तत्काल आवश्यक होता है और दिया जाता है, परंतु वह परिस्थिति समाप्त हो जाने के पश्चात इस प्रकार का सहयोग भी समाप्त हो जाता है। उसमें निरंतरता का अभाव पाया जाता है। जैसे आकस्मिक संकट, बाढ़, बीमारी आदि के अवसर पर दिया जाने वाला सहयोग। दूसरे प्रकार का सहयोग है प्रथागत सहयोग। यह एक निरंतर प्रकार का सहयोग है। यह समाज में मान्यता प्राप्त प्रथाओं और परंपराओं के कारण अस्तित्व में होता है, जिसमें एक पक्ष देने वाला होता है और दूसरा पक्ष लेने वाला। इसमें दोनों मिलकर एक दूसरे का सहयोग नहीं करते।
धार्मिक आधार पर पाई जाने वाली भिक्षावृत्ति इस प्रकार का एक प्रथागत सहयोग है। और तीसरे प्रकार का सहयोग है उद्देश्यपूर्ण सहयोग। उद्देश्यपूर्ण सहयोग अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के सहयोग में वह लोग शामिल होते हैं जिनकी आवश्यकताएं समान होती है। वह अपनी समान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और इस प्रकार के सहयोग के लिए जिस संगठन का निर्माण किया जाता है उसका नाम समिति है। उद्देश्यपूर्ण सहयोग के आधार पर जब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तियों के द्वारा एक संगठन बनाया जाता है तो ऐसा संगठन समिति कहलाता है। परंतु यहां यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि उद्देश्यपूर्ण सहयोग के आधार पर समिति के गठन के लक्ष्य समाज विरोधी या कानून विरोधी नहीं होने चाहिए। यदि समाज विरोधी एवं कानून विरोधी लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई संगठन बना भी लिया जाता है तो उसे समाजशास्त्रीय अर्थ में समिति नहीं कहा जा सकता, और ऐसा कृत्य समाज और कानून दोनों की दृष्टि में अपराध कहलाता है। मैकाइवर और पेज ने समिति की परिभाषा करते हुए कहा, एक समिति व्यक्तियों का कोई भी वह समूह है जो किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित होता है। मैकाइवर और पेज के अनुसार व्यक्तियों का कोई भी ऐसा समूह संगठन जो एक या एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गठित होता है, संगठित होता है, वह समिति है। ग्लीन और गिलीन कहते हैं, समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठित होता है तथा कुछ मान्यता प्राप्त कार्य प्रणालियों के द्वारा कार्य करता है। गिलीन और गिलीन इसमें यह जोड़ते हैं कि व्यक्तियों का संगठन अपना कार्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, विधि द्वारा मान्यता प्राप्त कार्य प्रणालियों के माध्यम से करता है। गिन्सबर्ग कहते हैं, किसी निश्चित उद्देश्य या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जब कुछ व्यक्ति सहयोग के आधार पर एक संगठन की रचना करते हैं तो हम उसे समिति कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि समिति सहयोग पर आधारित एक संगठन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने कुछ उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयास करता है और इसके लिए विचार पूर्वक एक संगठन बनाया जाता है। समिति के आधारभूत तत्व 3 हैं। व्यक्तियों का समूह, एक या एक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बनाया गया संगठन, और सहयोग। किसी भी समिति के लिए ये 3 प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, प्राथमिक आधारभूत तत्व हैं। व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, एक से अधिक व्यक्ति, उनकी आवश्यकताएं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके मध्य पाया जाने वाला सहयोग, यह समिति के आधारभूत तत्व है। इसके अतिरिक्त समिति की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। समिति की विशेषताओं में पहली विशेषता है व्यक्तियों का समूह। समिति उन मनुष्यों द्वारा बनाया गया एक संगठन है जिनके हित, आवश्यकताएं, उद्देश्य समान होते हैं और वह अपने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक संगठन बनाते हैं। दूसरा है निश्चित उद्देश्य। समिति की स्थापना एक या एक से अधिक अपने निश्चित लक्ष्यों, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है और समिति के सदस्य इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ सक्रिय सहयोग करते हैं। अगली विशेषता, समिति की विचार पूर्वक स्थापना की जाती है। व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सोच विचार कर एक संगठन बनाते हैं, इसलिए इसे विचार पूर्वक स्थापित संगठन कहा जाता है।
समिति नियमों पर आधारित होती है। समिति कुछ नियमों पर आधारित एक संगठन है। समिति के संगठन के अनेक नियम होते हैं, जैसे समिति का सदस्य कौन हो सकता है, किस प्रकार सदस्यता ग्रहण कर सकता है, कब सदस्यता त्याग सकता है आदि। इन नियमों का पालन करना समिति के सदस्यों के लिए अनिवार्य होता है। सदस्यों द्वारा नियमों की अवहेलना करने पर उन्हें नियमानुसार दंडित या समिति से बहिष्कृत किया जा सकता है। समिति के नियम सदैव समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। समिति के नियम उनके उद्देश्य और प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के उद्देश्यों के लिए गठित समिति अपने कार्य संचालन के लिए अलग अलग प्रकार के नियम बना सकती है। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। कोई भी व्यक्ति उस समय तक समिति का सदस्य रह सकता है जब तक समिति उसके उद्देश्यों की पूर्ति करे। यदि व्यक्ति के उद्देश्य पूरे हो जाएं, परिवर्तित हो जाएं, तब वह समिति की सदस्यता को त्याग सकता है। इस प्रकार समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। समिति की प्रकृति अस्थायी होती है। समिति एक अस्थायी प्रकृति का संगठन है। समिति का गठन किन्हीं उद्देश्यों, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त हो जाने के पश्चात समिति समाप्त हो सकती है। इस प्रकार समिति एक अस्थायी संगठन है, परंतु यह भी संभव है कि समिति के सदस्य आपसी सहमति के आधार पर किसी नवीन उद्देश्य, नवीन लक्ष्य को ग्रहण कर अपना अस्तित्व बनाए रखें, और इस प्रक्रिया में जो सदस्य नवीन लक्ष्यों और नवीन उद्देश्यों के साथ सहमत ना हो या वह उनकी आवश्यकता ना हो, वह सदस्यता त्याग भी सकते हैं और श्रेष्ठ सदस्यों के साथ समिति अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है। समिति के सदस्यों के मध्य औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। समिति का गठन किसी एक या एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में समिति के सदस्यों के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क होना आवश्यक नहीं है। इसलिए समिति के सदस्यों के मध्य संबंध बहुत औपचारिक प्रकृति के होते हैं। समिति के सदस्यों के मध्य घनिष्ठता और निकटता नहीं पाई जाती, क्योंकि समिति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निकटता होना आवश्यक नहीं है। समिति एक मूर्त संगठन है। समिति का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। ये व्यक्तियों का समूह है और व्यक्ति एक मूर्त प्राणी है, इसलिए समिति का स्वरूप भी मूर्त होता है। समिति का संगठन मूर्त होता है। समिति की एक निश्चित संरचना होती है। समिति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने सदस्यों के मध्य पद एवं भूमिकाएं निर्धारित करती है। समिति अपने कार्य संचालन के लिए अपने सदस्यों में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष जैसे अनेक पद पर सदस्यों का चुनाव करती है और उस संरचना के माध्यम से वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। इन पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित होते हैं। इस प्रकार से समिति का अपना एक संगठन होता है, उसकी अपनी एक संरचना होती है। एक व्यक्ति एक समय में एक साथ एक से अधिक और अनेक समितियों का सदस्य हो सकता है। व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं हैं और इन अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक और अनेक समितियों का सदस्य हो सकता है। समिति के सदस्य समिति के नियमों के प्रति जागरूक होते हैं। चूंकि समिति उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उसके लिए उनसे कुछ सदस्यता शुल्क भी लिया जाता है, इसलिए समिति के सदस्यों का जागरूक होना आवश्यक है। समिति सहयोग पर आधारित एक संगठन है। समिति पारस्परिक सहयोग पर आधारित संगठन है। समिति के सभी सदस्य एक दूसरे को सहयोग देते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि यह सहयोग आमने सामने की अवस्था में हो। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में हो सकता है।
समिति के सदस्यों के मध्य यदि सहयोग नहीं हो तो समिति अपने निर्धारित लक्ष्यों को ना तो प्राप्त कर सकती है और ना ही संगठित रह सकती है। इसलिए सहयोग समिति के लिए अनिवार्य शर्त है। समिति साधन है, साध्य नहीं। समिति अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यवस्था एवं प्रयास करती है। समिति स्वयं व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है। समिति सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माध्यम का कार्य करती है, स्तोत्र का नहीं। इसलिए समिति साधन है, साध्य नहीं है। धन्यवाद।